नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विराम चिन्ह। इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने जो एग्जाम लिया आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और अदर एग्जाम जो होते हैं आपके अलग अलग एग्जाम, सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। कभी कभार ही होता है कि किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना बने, वरना क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान है बहुत ज़्यादा। बस जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो सारी चीज़ें भारी, लेकिन जिसने पढ़ा उसके लिए कुछ भी भारी नहीं है। बहुत ही डिटेल में मैं इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। इस वाले लेक्चर में, जो पहला लेक्चर में, इसमें 2 वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। पहली वाली वीडियो के अंदर, इस वाले लेक्चर के अंदर मतलब मैं आपके लिए 20 जो चिन्ह होते हैं आपके, उनके बारे में डिटेलिंग दूंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आती है विराम चिन्ह के बारे में, आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ विराम चिन्ह को हिंदी में कौन लेकर आया है, विराम चिन्हों का श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान रखना है आपको कामता प्रसाद गुरुजी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी, श्री कामता प्रसाद गुरुजी को विराम चिन्हों को हिंदी में लाने का श्रेय दिया जाता है। इनका मानना है कि विराम चिन्ह हिंदी में नहीं थे, अंग्रेजी में थे, तो वो इन्हें अंग्रेजी से आया हुआ मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी संख्या की, तो विराम चिन्हों की जो संख्या है, विराम चिन्हों की संख्या तो वो 20 मानी जाती है। कहीं पे आप लोग 18 देखोगे, कहीं पे 21, 22, 23 भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, वो रखना है 20। तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह है, क्या उनका नाम होता है, क्या उनका चिन्ह होता है, क्या उन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक तरफ लिख दिए विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह इस तरह साइड में लिख लेंगे विराम चिन्ह का नाम, इधर लिखेंगे हम लोग नाम, और इधर लिखेंगे हम लोग विराम चिन्ह, इधर लिखेंगे विराम चिन्ह। तो सबसे पहले हमारा आता है उपविराम, फिर आता है अर्धविराम, अल्पविराम, ठीक है, अल्पविराम, नंबर 4 हमारा आता है पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम। उपविराम की अगर मैं बात करूं, इसका एक नाम होता है विसर्ग, इसे विसर्ग भी बोला जाता है, और दूसरा नाम इसका होता है आपका, उपविराम का दूसरा नाम एक होता है आपका अपूर्ण विराम, भी से बोलते हैं, अपूर्ण विराम। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन इस तरीके से क्रिएट करता है कि आप जो नाम जानते हैं उसके अलावा दूसरा नाम बोलता है, जो आपको पता ना हो। तो ध्यान रखना, इसे विसर्ग भी बोलते हैं और पूर्ण विराम भी। विसर्ग कौन बोलते थे? तो कामता प्रसाद, ध्यान रखना, कामता प्रसाद, कामता प्रसाद उपविराम को विसर्ग बोलते थे हमेशा। तो आपको ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यहां से बात ध्यान रखनी है, ठीक है। पूर्ण विराम। बाकी अगर मैं बात करूं अंग्रेजी रूप, तो उपविराम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोलन, इसे बोलते हैं कोलन। अर्धविराम को बोलते हैं सेमी कोलन, सेमी कोलन। अल्पविराम की मैं बात करूं, इसे बोलते हैं कोमा। और पूर्ण विराम की अगर मैं बात करूं, इसे बोलते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है। नंबर 5 की मैं बात करता हूं, तो 5 पे आपका आ जाता है, अच्छा, अल्पविराम को स्वल्प भी बोल देते हैं, स्वअल्प, ये भी ध्यान रखना है आपको, स्वल्प भी से कह देते हैं कभी कभी। 5वीं की अगर मैं बात करूं, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, और छठा आपका क्या है? विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रश्नवाचक की, तो प्रश्नवाचक को हम लोग इंटेरोगेशन भी बोल देते हैं, इंटेरोगेशन, या हम लोग इसे क्या बोल देते हैं? क्वेश्चन मार्क भी बोल देते हैं,
क्वेश्चन मार्क भी हम लोग इसे बोलते थे। विस्मयादि बोधक को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं इनके चिन्हों की, तो विराम चिन्ह से थोड़ा सा इधर को लिख देते हैं, विराम चिन्ह। तो उपविराम की अगर मैं बात करूं, उपविराम का चिन्ह होता है आपका ये वाला, 2 बिंदियां क्या होती है, उपविराम। अर्धविराम की अगर मैं बात करूं तो एक लगती है बिंदी और एक लगता है इसके नीचे कोमा, ये बन जाता है आपका अर्धविराम। अल्प विराम की अगर मैं बात करूं तो अल्प विराम आपका इस तरीके से बनता है। पूर्ण विराम की अगर मैं बात करूं तो होता है ये। ठीक है, प्रश्नवाचक सभी जानते हैं, ये साइन प्रश्नवाचक का होता है। और विस्मयादि बोधक जिसे इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन भी यही होता है। इसका चिन्ह होता है आपका ये, एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी, ये होता है आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह। तो ठीक है, आप लोग इसका अंग्रेजी नाम ध्यान रखना है, उनका चिन्ह ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है उद्धरण या अवतरण, नंबर 7, उद्धरण या अवतरण, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, नंबर 8 की अगर मैं बात करूं वो होता है आपका योजक चिन्ह। फिर नंबर 9 होता है आपका निर्देशक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह। नंबर 10 आपका होता है आदेश बिंदु या बोल देते हैं विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। ठीक है, नंबर 11 आपका होता है कोष्ठक, और नंबर 12 आपका होता है काकपद, इसे बोल देते दूसरा नाम हंसपद, त्रुटि बोधक भी इसी का नाम होता है। ठीक है, काकपद, हंसपद, त्रुटि बोधक, और इसका विस्मरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह और टोपी चिन्ह, टोपी चिन्ह, ये भी किसका नाम है आपका, ये भी इसी का नाम। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। अंग्रेजी रूप की अगर मैं बात करूं, योजक चिन्ह को क्या बोलते हैं, हाइफन। तो योजक चिन्ह को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइफन के नाम से जाना जाता है। फिर मैं बात करूं निर्देशक चिन्ह, इसे बोलते हैं डैश, इसे बोलते हैं डैश। आदेश बिंदु या मैं विवरण चिन्ह की अगर मैं बात करूं, इसे बोलते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइन ऑफ फॉलोइंग। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई विवरण देते हो तो वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक की अगर मैं बात करूँ, ये तो बहुत ही कॉमन शब्द है, सभी जानते होंगे, ब्रैकेट इसे बोलते हैं हम लोग। काकपद, हंसपद, त्रुटिबोधक, विस्मरण चिन्ह, इसका हम लिए प्रयोग करते हैं हम लोग ओब्लिवियन, ओब्लिवियन, तो इसे बोलते हैं ओब्लिवियन। बात करते हैं इनके चिन्ह की, बात करते हैं इसके चिन्ह की। तो चिन्ह में आपका उद्धरण चिन्ह किसका आ जाएगा, उद्धरण चिन्ह जो होता है आपका डबल वाला होता है, डबल इन्वर्टेड कोमास इस तरीके से करके होता है आपका। और एक होता है इकहरा, इसे बोलते हैं दोहरा उद्धरण, इसे बोलते हैं इकहरा उद्धरण, ये इस तरीके से। ठीक है, योजक चिन्ह की अगर मैं बात करता हूँ, योजक चिन्ह कैसा होता है आपका, ये माइनस से जैसा एक छोटा सा चिन्ह होता है, उसे बोलते हैं योजक चिन्ह। निर्देशक की अगर मैं बात करूँ, निर्देशक योजक से थोड़ा क्या होता है, बड़ा। देखो बस अंतर ये कि छोटा होता है और ये बड़ा होता है। योजक क्या करता है, दो शब्दों को, दो विलोम शब्दों को, दो विपरीत शब्दों को या दो समानार्थी शब्दों को जोड़ने का काम करता है। और निर्देशक जब किसी कथन को कहना होता है, मान लेते हैं आप लोग किसी बुक को पढ़ते हो जब, तो देखा होगा आप लोगों ने कि उसमें बोलता महेश तुम कहाँ जा रहे हो, सुरेश कहीं नहीं,
इस तरीके से। तो जो संवाद होते हैं, वाद संवाद, वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हालांकि मैं जब इसके बारे में डिटेलिंग बताऊंगा तो हर विराम चिन्ह के बारे में मैं बताऊंगा वो कब कहाँ यूज होता है। आदेश बिंदु या विवरण चिन्ह सभी जानते हैं, जब हम लोग किसी भी चीज़ का विवरण देते हैं तो 2 बिंदु और आगे ये इस तरीके का साइन लगा देते हैं, ये होता है विवरण चिन्ह। कोष्ठक की अगर मैं बात करूँ, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक इस तरीके से होते हैं। काकपद, हंसपद, त्रुटिबोधक, विस्मरण चिन्ह या टोपी चिन्ह, ये सभी एक ही उसके नाम होते हैं। वो कौन है आपका, ये वाला साइन। जब हम कोई चीज़ लिखनी भूल जाते हैं, विस्मरण यानी भूल जाना, जब भूल जाते तो इस चिन्ह को हम लोग प्रयोग करके वो ऊपर की साइड में लिख देते कि यहाँ से छूट गया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, योजक चिन्ह की जो अगर मैं बात करूं, योजक चिन्ह को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह भी सही बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, लिख लो इस बात को। सामासिक चिन्ह भी यही होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, सामासिक चिन्ह भी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो जो इनके अलग अलग नाम हैं, जो इनका अंग्रेजी नाम है, वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैंने प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रखे हैं आपके, 5 से 6 प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट सभी बच्चे लगाओ। देखो, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो आप लोग अपना एनालिसिस कभी नहीं कर सकते, आप लोग कभी नहीं जांच पाओगे कि आप लोग किस स्तर पे चल रहे हो, आपकी पढ़ाई किस स्तर पे चल रही है। बस आप लोग पढ़े जा रहे हो, आप लोग अप्लाई कहीं पे कर नहीं रहे, तो इसका मतलब आप लोग हमेशा दिक्कत में आने वाले हो। आप लोगों ने पूरी हिंदी पढ़ रखी है तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, या आपने आधी से ज़्यादा हिंदी पढ़ रखी है तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। वो बच्चा प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मत लगाना जिसने हिंदी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। पहले आप लोग हिंदी को अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से पढ़ो, पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ताकि आप लोग अपने आप को एनालिसिस कर सको कि आप लोग किस स्तर पर चल रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में इसलिए लेके जा रहा हूँ, देखो मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाता जा रहा हूँ, हर चैप्टर को डिटेल में बताता जा रहा हूँ, और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके कराता जा रहा हूँ। बस आप लोग दोनों तरफ लगे रहिए, इस साइड में भी यहाँ पे थ्योरी पढ़िए पूरी डिटेल में, और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट में मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार दे, क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार दे, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हर एक ऑप्शन से जो क्वेश्चन बन सकता है मैं वहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ। अच्छी सी कॉपी बनाइए, उसे नोट करिए हर बात को जो इंपॉर्टेंट है, और बस हमारे साथ बढ़ते चलिए। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं, नंबर 13 पे आते हैं। नंबर 13 आपका है रेखांकन या पाद चिन्ह, इसे बोल देते हैं रेखांकन या पाद चिन्ह। नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, वो है आपका लाघव, या इसका दूसरा नाम होता है संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह, ठीक है। नंबर 15 लोप चिन्ह, ठीक है। नंबर 15 क्या आपका लोप चिन्ह, जैसे पदलोप भी बोल देते हैं, पदलोप भी इसे बोल देते हैं, बात दोनों सेम ही है, पदलोप, ठीक है। नंबर 16 तुल्यता बोधक, तुल्यता बोधक, ठीक है। नंबर 17 आपका आ जाता है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, और नंबर 18 आपका आ जाता है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक। चलिए, रेखांकन की अगर मैं बात करूँ, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। सभी परिचित होंगे इस शब्द से, अंडरलाइन से। लाघव या संक्षेप चिन्ह की अगर मैं बात करूँ, इसे बोलते हैं हम लोग ओमिशन, ओमिशन बोलते हैं लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह को। लाघव का मतलब होता है, सॉरी इसे नहीं ओमिशन बोलते, ठीक है ना, इसे बोलते हैं आपका एब्रीविएशन। हाँ, एब्रीविएशन इसे बोलते हैं, एब्रीविएशन इसे बोलते हैं, एब्रीविएशन इसे बोलते हैं ओमिशन, ओमिशन, ठीक है, इसे बोलते हैं एब्रीविएशन। लाघव चिन्ह कहाँ लगाते हो आप लोग, रेखांकन। तो जब आप लोगों को किसी पद को, एक सिंगल पद को यानी एक पद को या अनेक पदों को रेखांकित करके दिखाना हो तो रेखांकन अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, जब आप किसी बड़े शब्द को बहुत ही छोटा करके दिखाना चाह रहे हो तो आप लोग किसका प्रयोग करते हो,
संक्षेप, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते थे कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बताओ इसकी, छोड़ दे देगा ABP, तो फुल फॉर्म बताओ इसकी। तो लाघव चिन्ह क्या होता है, संक्षेप चिन्ह क्या होता है आपका, किसी भी शब्द का छोटा रूप, जैसे लो नीवी, लोक निर्माण विभाग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लोप चिन्ह या पदलोप, जब आप लोगों को कोई पद छोड़ के लिखना हो, जैसे रिक्त स्थान भरने वाला जो मामला होता है, तो रिक्त स्थान भरने में जो चिन्ह आता है वो आपका कौन सा होता है, पदलोप या लोप चिन्ह। तुल्यता बोधक सभी जानते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग इक्वल, साइन ऑफ इक्वल। समाप्ति सूचक, तो इसे फिनिश बोलते हैं। पुनरुक्ति को क्या बोलते थे, रिपीटेड सिंबल, इस तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं इसके चिन्ह की अगर बात करूँ, रेखांकन का चिन्ह सभी जानते हैं, ये होता है। लाघव चिन्ह की अगर मैं बात करूँ, लाघव चिन्ह कैसा होगा आपका, ये वाला, ठीक है। लाघव चिन्ह की एक गोली होती है। लोप चिन्ह की अगर मैं बात करूँ तो ये लोप चिन्ह होता है, ठीक है। लोप चिन्ह को इस वाले चिन्ह से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखो कि छोटा कर देता हूँ उसे थोड़ा सा। ये भी आपका क्या है, लोप चिन्ह होता है, एग्जाम में पूछा गया है ये भी वाला, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तुल्यता बोधक सभी जानते हैं, बराबर का जो साइन है तुल्यता बोधक है। समाप्ति सूचक कई तरीके के होते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक तो आ जाता है ये वाला, ये भी समाप्ति सूचक है, ये भी समाप्ति सूचक है, ये भी समाप्ति सूचक है, ये 4 इस तरीके के बॉक्सेस आपके, ये भी समाप्ति सूचक है, ठीक है। और ये भी कब लगता है, जब कोई पाठ या कोई सारांश खत्म होता है पूरा, तो लास्ट में ये वाला साइन आपको लगा मिलेगा। पुनरुक्ति प्रकाश या पुनरुक्ति प्रकाश बता रहा हूँ, पुनरुक्ति, तो इसमें आपका आ जाएगा ये वाला, इस तरीके का जो चिन्ह आपको देखने को मिलता है, आपको लगा देते ना ऐसे, तो ये क्या है आपका पुनरुक्ति सूचक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 19 हमारा आ जाता है दीर्घ उच्चारण, ठीक है। 19 नंबर आ जाता है हमारा दीर्घ उच्चारण, और उसके बाद आपका आ जाता है 20 नंबर आ जाता है तारक चिन्ह। उसके बाद आ जाता है आपका योग चिन्ह। 21-22 आ जाता है आपका तिर्यक रेखा, और नंबर 22 आपका आ जाता है गोली, ठीक है। तो इस तरीके से चिन्ह तो बहुत सारे बैठते हैं वैसे, लेकिन आपको मैंने बताया कि 20 ही आपका आंसर होना चाहिए। जब आपके पास संख्या पूछी जाएगी तो हो सकता है 22 से भी ज़्यादा हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे साइन उठा सकता है, गणित के चिन्ह उठा लेगा, उन्हें भी आपको बोल देगा कि तो विराम चिन्ह है, लेकिन आपको ध्यान रखना टोटल होते हैं 20 ही आपके, ठीक है। दीर्घ उच्चारण का जो साइन होता है वो S बना दो ऐसे, इसे बोलते हैं दीर्घ उच्चारण। तारक चिन्ह जो आपका होता है, एक स्टार आपने देखा होगा, ये महत्वपूर्ण तथ्यों को दिखाने के लिए। योग चिन्ह सभी जानते हैं, प्लस होता है। तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा होती है, ठीक है, ये वाली, या तो ये, या इसे बोलते हैं या। और गोली आप जानते हो, गोली होती है ये वाली, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसका प्रयोग कब करते हो, मैंने बताया या अथवा के लिए कर देते हो, या अथवा अगर आपको बोलना हो तो आप लोग इसका प्रयोग कर, जैसे मैं पीछे लिख रहा था कि इसका नाम त्रुटिबोधक भी है, या काकपद या हंसपद, तो मैं ये चिन्ह लगा रहा था बार बार, यही वो आपका कौन सा था, ठीक है ना। ये आपका जब मुख्य तथ्यों का सारांश देना हो, मुख्य तथ्यों का सारांश देना हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आपको विराम चिन्ह बताए, मैंने आपको 22 बताया, मैंने बोला कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको आंसर कितना लगाना है, 20 लगाना है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ कामता प्रसाद जी की, तो कामता प्रसाद जी से मैंने आपको बताया कि कामता प्रसाद ही विराम चिन्हों को हिंदी के अंदर लेके आए। ध्यान ये रखना है, वो उपविराम को क्या बोल देते थे, विसर्ग बोलते थे, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो हिंदी के अंदर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, ये होता है अंग्रेजी का। ये किस में होता है, अंग्रेजी में, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। हिंदी में इसकी जगह पे किसका प्रयोग होता है, इसका, इसे बोलते हैं हम लोग, ये हिंदी का फुल स्टॉप है, इसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण विराम, ये हिंदी का फुल स्टॉप है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये हिंदी में और ये अंग्रेजी में प्रयोग होता है। चलिए, बाकी इसके अंदर कुछ खास बातें इतनी है नहीं है, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। बस आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो कामता प्रसाद, जैसे पाद चिन्ह है आपका, पाद चिन्ह को नोट कर लेना। पाद चिन्ह को कामता प्रसाद जी रेखा बोलते थे, रेखा बोलते थे। पाद चिन्ह मतलब रेखांकन को क्या बोलते थे? वो रेखा बोलते थे। आपको नोट ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो बस ये बातें थी कुल मिला के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 20 के 20 या 22 जो मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाया आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने इनका क्या अलग अलग नाम हो सकता है, वो क्या इनका अंग्रेजी नाम है, वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझाई। बस आप लोग बने रहिएगा। जो सेकंड इसकी वीडियो आएगी मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी काम के विराम चिन्ह, सारे नहीं बताऊंगा, जो बेकार के हैं जिनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो खास है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग साथ बने रहिएगा, ऐसी तक्षशिला को अपना प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।